नमस्कार। आज हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर मनोज दयाल जी उपस्थित हैं। नमस्कार। डॉक्टर दयाल प्रतिष्ठित शिक्षाविद एवं शोधकर्ता हैं, जिन्होंने उच्च शिक्षा, अनुसंधान और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आप लंबे समय से गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार, हरियाणा वरिष्ठ प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर, चेयरपर्सन रहे हैं। आप 35 वर्षों से पत्रकारिता की शिक्षा दे रहे हैं। इससे पूर्व आप अंग्रेजी दैनिक द हिंदुस्तान टाइम्स के उप संपादक रहे हैं। अनेक शोध पत्रों, पुस्तकों, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने विद्यार्थियों और शोधार्थियों को नई दिशा दी है। हमें विश्वास है कि आपका अनुभव और विचार हमारे लिए प्रेरणादायी होंगे। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद क्रांति जी। पहला प्रश्न सर, वर्तमान समय में न्यू मीडिया और पारंपरिक मीडिया के बीच आपका किस तरह का संतुलन देखते हैं? दोनों मीडिया की अपनी अपनी आवश्यकता है, उसके अपने अपने टारगेट ऑडियंस है। जो न्यू मीडिया है वो मूलतः जो युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है, जेन जेड की जो जनरेशन है, उसके लिए न्यू मीडिया को मुख्य रूप से केंद्रित माना गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं, कम उम्र के हैं, वो न्यू मीडिया का प्रयोग नहीं करते। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सभी न्यू मीडिया से जुड़े हैं। और पारंपरिक मीडिया थोड़ा काफ़ी पुराना है और वो उसको बुजुर्ग लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, सीनियर लोग, सीनियर सिटीजन लोग, ये लोग पसंद करते हैं। लेकिन दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। जो पारंपरिक मीडिया है वो आत्मा से आत्मा का संचार, जिसको हम सोल टू सोल कहते हैं, सोल टू सोल कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड सिंपैथी जिसमें इन्वॉल्व है। और जो पारंपरिक मीडिया है उस पर किसी भी प्रकार का ना तो कोई सरकारी नियंत्रण होता है, ना किसी प्रकार का मैनिपुलेशन होता है। दूसरी ओर न्यू मीडिया, जो डिजिटल मीडिया भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब आता है। तो आज न्यू मीडिया से कोई दूर नहीं है, न्यू मीडिया का युग है। इस पर बहुत सारे रील्स एंड मीम्स का ज़माना आ गया है और न्यू मीडिया आज हमारे युवा पीढ़ी बड़े पैमाने पर इसके प्रोज्यूमर बने हुए हैं। कंज्यूमर भी हैं और प्रोड्यूसिंग भी करते हैं, तो प्रोज्यूमर हैं। तो इसलिए न्यू मीडिया का एक बहुत अच्छा भविष्य है और पारंपरिक मीडिया भी उसको पुनर्जीवित करने की मुझे आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि दोनों के बीच संतुलन चाहिए। और ये संतुलन स्थापित करने के लिए आज जो पारंपरिक मीडिया है, जो मृत प्राय हो रहा है, जो लुप्त होता जा रहा है, उसको पुनर्जीवित करने की नितांत आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। जी सर, क्या आपको लगता है कि जो न्यू मीडिया है ने पत्रकारिता पर पत्रकारिता की जो विश्वसनीयता है उस पर असर डाला है? पर पत्रकारिता में न्यू मीडिया पर उतनी विश्वसनीयता आज नहीं है जितनी कि प्रिंट मीडिया में है। क्योंकि प्रिंट मीडिया में जो प्रशिक्षु उप संपादक यानी ट्रेनी सब एडिटर है, उसकी कॉपी सब एडिटर की सीनियर सब एडिटर की चीफ सब एडिटर, उसके बाद उसकी शिफ्ट इंचार्ज, न्यूज़ एडिटर, और यहाँ तक कि पूरे पेज को एडिटर भी देखता है। तो उसमें फिल्ट्रेशन बहुत होता है। तो उसमें विश्वसनीयता आज अधिक है तुलनात्मक रूप से, क्योंकि उसमें चेक, क्रॉस चेक, मल्टी चेक होता है, जो कि न्यू मीडिया में कोई देखने वाला नहीं है, कोई उसकी फिल्टरिंग नहीं करता है। हालांकि वेस्टेड इंटरेस्ट प्रिंट मीडिया में भी यदा कदा देखने को मिलता है, लेकिन न्यू मीडिया में ज़्यादा फेक न्यूज़ है, क्योंकि कोई भी किसी अनुपात में कुछ भी बोले जा रहा है। ये जैसे बंदर के हाथ में आप तलवार दे दोगे तो क्या होगा। तो वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं है न्यू मीडिया में। हर कोई को हम फेसबुकिया पत्रकार कह रहे हैं, वो पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता में फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, ये उसके मूल तत्व हैं। वो न्यू मीडिया में कहीं मुझे मिसिंग दिखता है, जबकि प्रिंट मीडिया में वो दिखता है। इसलिए विश्वसनीयता की दृष्टि से आज भी प्रिंट मीडिया, जो कि सबसे पुराना मीडिया है एक तरह से, इसका इतिहास 400 साल से भी अधिक का है, ये काफ़ी आगे है।
और न्यू मीडिया जो अभी मतलब न्यू मिलेनियम जिसको हम कहते हैं 2000 के आसपास इसकी उद्भव और विकास शुरू हुआ, तो उसमें भी बहुत कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, तो उसमें कमी है। मगर न्यू मीडिया सबके पॉकेट में है, मोबाइल में चला गया, मोजो जिसको मोबाइल पत्रकारिता कहते हैं, वो सबके हाथ में है, तो एक वशीकरण यंत्र की तरह काम कर रहा है। तो सब लोग न्यू मीडिया से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़ रहे हैं, इसलिए उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश। ये आवश्यक नहीं कि हर कोई पत्रकार बने, जैसे ये आवश्यक नहीं कि हर कोई डॉक्टर बने। अगर हर आदमी पेंटर बन जाएगा तो दुनिया कितना अगली, कितना गंदा दिखेगा। हमें कारपेंटर की भी जरूरत है। उसी तरह हर व्यक्ति को पत्रकार बनने की, जो नागरिक पत्रकारिता के नाम पर जो चल रहा है ना, ठीक है कि न्यू मीडिया में लोकतांत्रिकरण अधिक हो रहा है, लेकिन हर आदमी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं बन सकता। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर नॉलेज, जैसे मैंने कहा कि फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस इज द कोर ऑफ मीडिया विच इज मिसिंग इन न्यू मीडिया, while it is there in television, even in radio, even in, you will see in newspaper, magazine, news agency journalism, feature agency journalism, but not so is the case with the new media. जी सर, विद्यार्थियों के लिए पत्रकारिता और जनसंचार पढ़ते समय सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन से होने चाहिए? सबसे पहले तो भाषा अच्छी होनी चाहिए, और भाषा में कम से कम 2 भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, कम से कम। और भी अधिक से अधिक भाषा जानना अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले, क्योंकि प्रस्तुति है, मीडिया क्या है, उसमें प्रस्तुति का खेल है। और दूसरा ज्ञान होना चाहिए, और हर तरह का ज्ञान। कहते हैं जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन, एंड दैट वन इज लैंग्वेज। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा, लेकिन केवल वही पर्याप्त नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो देखना चाहिए। जैसे हमें पत्रकारिता कानून, पत्रकारिता में जो न्यूज सेंस है वो होना चाहिए जर्नलिस्ट में। सबसे पहले तो लैंग्वेज, नॉलेज, न्यूज सेंस है ना, 5W1H। न्यूज़ की बहुत सारी क्राइटेरिया है, जैसे प्रॉक्सिमिटी, टाइमलीनेस, कंट्रास्ट, ये सारी चीज़। इसलिए इसको पत्रकारिता के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उससे अवगत होना बहुत आवश्यक है। आजकल बिना किसी चीज़ को सीखे लोग मैदान में सीधा उतर जाते हैं और सीधा कैमरा उठा के बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू करने लगते हैं, वो गलत है। देखो, सिद्धांत भी जानना जरूरी है, क्योंकि सिद्धांत एक बीज के समान होता है। अगर बीज ही खराब रहेगा तो फल कैसे ठीक आएगा। तो हमें एक प्रकार से शिक्षा को भी ग्रहण करना चाहिए। आज शिक्षा की जगह प्रशिक्षण चल पड़ा है, जो बड़ा खतरनाक है। शिक्षा और प्रशिक्षण में फर्क है। ट्रेनिंग आप एक कुत्ते को भी दे सकते हैं, एक शेर को भी दे सकते हैं, सर्कस के शेर को भी ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन एजुकेशन बहुत व्यापक और विस्तृत है। हम जर्नलिज्म में कहीं ना कहीं प्रशिक्षण पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और शिक्षा से दूर जा रहे हैं। शिक्षा का मतलब है कि सैद्धांतिक ज्ञान भी, व्यावहारिक ज्ञान भी, और भाषाई ज्ञान भी, और हर तरह की जो पत्रकारिता के सिद्धांत हैं, और उसके साथ साथ लगातार उसका अभ्यास करना, रियाज करना, ये भी जरूरी है। अभ्यास तो है ही एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट, लेकिन सीधा शुरू हो गया ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी आवश्यक है। जी सर, आपके अनुभव में मीडिया शिक्षा को विश्वविद्यालय स्तर पर किस तरह से और प्रासंगिक बनाया जा सकता है? जैसा कि मैंने कहा कि सिद्धांत और व्यवहार के बीच एक संतुलन स्थापित करना है। आरंभिक वर्षों में पहले सिद्धांतिक चीज़ बताया जाना चाहिए, उसका बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसको जर्नलिज्म के सिद्धांत के साथ साथ उससे संबंधित विषय जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, जनरल साइंस, ये सब के का ज्ञान चाहिए। और करंट अवेयरनेस तो जरूरी है ही। भाषा पर पकड़ मैंने पहले भी बताया। इन सब के साथ साथ जब हम इसको सीखते हैं, अपना एक मजबूत आधार का बनाते हैं। कहते हैं इफ द बेस ऑफ द पिरामिड इज बिग, यू कैन टेक द पिरामिड टू द मैक्सिमम हाइट। जब वो कर लेते हैं, फिर हम इसका सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में धीरे धीरे प्रैक्टिकल बढ़ाते हैं। और लास्ट वन में हेवी प्रैक्टिकल वर्क होता है। जब हम इंटर्नशिप पर चले जाते हैं तो 100% प्रैक्टिकल काम ही होता है, और वहीं पर हमारे सारी कड़ी तपस्या का फल मिलता है। जो अच्छी तरह सिद्धांत, व्यवहार और विभिन्न विषयों को सीखकर इंटर्नशिप पर जाता है, वो कमाल हासिल करता है। वो अपने, और फिर उसको रोजगार भी मिल जाती है, क्योंकि हम केवल डिग्री लेकर रोजगार नहीं प्राप्त कर सकते।
डिग्री केवल हमारे फीस की एक रसीद मात्र है। हमें इसके लिए स्किल डेवलपमेंट और नॉट ओनली प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट बल्कि लाइफ स्किल डेवलपमेंट भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि पत्रकारिता में एडवर्सियल सिचुएशन बहुत होता है। तो उस विपत्ति के क्षण में हम घबरा के जॉब ही छोड़ देते हैं और निराश हो जाते हैं, तो नहीं, एक एडवर्सिटी कोशिएंट भी हमें डेवलप करना होता है। तो इसलिए पत्रकारिता के क्षेत्र में जब हम इंटर्नशिप पे जाते हैं तो असल परीक्षा वही, ठीक है जी जी उस समय आप अच्छा करते हैं, नौकरी आपके सामने खड़ी रहती है। जब वहाँ आप इधर उधर करते हैं तो पहले दूसरे दिन जज कर लेता है एडिटर, ये किसी काम के नहीं है, मेरी कुर्सी भी घेर रहे हैं, इनको तो जितना जल्दी छुट्टी देके डिग्री देके विदा कर दो। वो लोग भी इसको टालते हैं। अच्छे लोगों को तुरंत पता लग जाता है, एकदम कहते हैं कि एकदम पहले नज़र में पकड़ लेते हैं, तो ये जरूरी है। जी सर, आप मीडिया और पत्रकारिता में नैतिकता के बदलते मानकों को कैसे देखते हैं? नैतिकता तो देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबको पता है, लेकिन इसका पालन कहाँ होता है? ये पतन तो पूरे समाज में हो रहा है। तो जब समाज में हो रहा है तो मीडिया पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि समाज और मीडिया एक दूसरे से गहरा रिश्ता है दोनों का। जैसा समाज होगा वैसा ही मीडिया होगा। जैसा समाज में अगर लोकतंत्र का बोलबाला होगा तो मीडिया में भी लोकतंत्र का बोलबाला होगा। पाकिस्तान में तानाशाही सरकार है तो वहाँ का मीडिया भी तानाशाही है। आप 4 थियरीज ऑफ प्रेस पढ़ के देख लीजिए, अलग अलग देशों में अलग अलग सिद्धांत लागू होते हैं, लेकिन मीडिया भी समाज पर प्रभाव डालता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि समाज का ही सीधा कि समाज में भ्रष्टाचार है तो मीडिया को भी भ्रष्ट होना चाहिए। मीडिया भी समाज पर विशेष प्रभाव डालता है। एक विशेष और विशिष्ट ये व्यवसाय है जो समाज को भी प्रभावित करता है। तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसलिए बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। तो जैसा मीडिया होगा वो भी समाज में परिवर्तन लाता है। तो इसलिए मीडिया और समाज गहरा रिश्ता है। और आपका जो सवाल था वो क्या था, यही था ना? हाँ, मीडिया में और पत्रकारिता में नैतिकता के बदलते मानकों को। नैतिकता तो जरूरी है ही, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस। पत्रकार केवल सच ही दे दे तो आधी से ज़्यादा समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन हमें कई बार इसके साथ ही खिलवाड़ होता है और फेक न्यूज़। तो नैतिक पतन से तो कोई भी व्यवसाय नहीं चल सकता। नैतिकता तो शिक्षण में भी चाहिए, चिकित्सा के क्षेत्र में भी चाहिए, व्यवसाय व्यापार में भी चाहिए, हर जगह नैतिकता होना चाहिए। पत्रकारिता में तो इसका खासा महत्व है। जी सर जी। सर, भारत में डिजिटल पत्रकारिता का भविष्य आप किस रूप में देखते हैं? डिजिटल पत्रकारिता तो बहुत तेजी से बढ़ ही रहा है, लेकिन उसकी कमियां, त्रुटियां, खामियां और भ्रांतियां के बारे में मैंने अभी पूर्व में बताया है। डिजिटल पत्रकारिता ये डिजिटल युग है। अभी एक किताब लिखा है फिलिप मेयर ने, द वैनिशिंग न्यूज़पेपर इन इंफॉर्मेशन एज। तो समाचार पत्र जो है उसका फॉर्मेट बदल गया, वो भी डिजिटल हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं हमें डिजिटल के साथ साथ जो पारंपरिक समाचार पत्र हैं, रेडियो हैं, टेलीविज़न हैं और जो पारंपरिक माध्यम है उसको भी लेकर चलना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि सबका अपना अपना टारगेट ऑडियंस। अगर आप दिन भर मोबाइल पर पत्रकारिता और डिजिटल पत्रकारिता से लाभ उठाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता पर, आपकी सोच पर, आपके दृष्टिकोण पर, आपकी मौलिक चिंतन पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। हम लोग आज अखबार पढ़ते हैं तो एक संतुलन महसूस होता है। बिना किताब पढ़े अखबार पढ़े जो एक्स पीढ़ी के जेन एक्स के लोग हैं वो उसके बगैर नहीं चल पाते, लेकिन जेन जेड इसको अखबार को पढ़ता ही नहीं है, तो उसको भी अखबार पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें विस्तृत और व्यापक ज्ञान मिलता है और मानसिक संतुलन की गुंजाइश। आप धूप में बैठकर बरंडे पर अगर अखबार पढ़ते हैं और प्रकृति की हवा, सुंदर ठंडी ठंडी हवा और हरियाली के बीच बैठे हैं, तो जो आनंद प्राप्त होता है अखबार को और पत्रिका को और पुस्तकों को पढ़ने में, वो कई बार हम मोबाइल से डिस्टर्बेंस होता है। तो हमें एक संतुलन रखना चाहिए, कोई भी वर्ग हो, युवा पीढ़ी हो या बुजुर्ग हो। हम लोग अब मैं सीनियर सिटीजन हूँ, लेकिन मैं मोबाइल को भी यूज़ करता हूँ, डिजिटल जर्नलिज्म को भी यूज़ करता हूँ, लेकिन अखबार, पत्रिका और पुस्तक सबको पढ़ना, तभी एक संतुलन होता है। जैसे खाना खाने में रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सलाद भी चाहिए, कभी कभी पापड़ और अचार की भी ज़रूरत होती है। तो स्वादिष्ट स्वाद भी लेना है तो स्वाद परक भोजन और स्वास्थ्य परक भोजन दोनों की आवश्यकता है। उसी तरह मीडिया में
हमें स्वादिष्ट मीडिया और स्वास्थ्यपरक मीडिया, अपने मानसिक संतुलन को बनाने के लिए हमें संतुलित मीडिया का उपयोग करना चाहिए। सभी मीडिया उपयोगी हैं और कोई मीडिया एक दूसरे के लिए बाधक नहीं है बल्कि साधक है। सभी मीडिया एक दूसरे के पूरक हैं। जब अखबार आया, जब टेलीविज़न आया था तो अखबार को खतरा महसूस हो रहा था और अखबार के एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जाकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से निवेदन करते हैं, विज्ञापन देते हैं कि टेलीविज़न पर न्यूज़ बंद करवाया जाए, नहीं तो हमारा अखबार बंद हो जाएगा। और महीने भर बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि नहीं, हम टेलीविज़न पर न्यूज़ नहीं समाप्त करेंगे। फिर अखबार ने अपना रूप बदला, अपना फॉर्मेट बदला और न्यूज़ के साथ फीचराइज न्यूज़, सॉफ्ट न्यूज़, बैकग्राउंडर, न्यूज़ एनालिसिस, ऐसी चीज़ आने लगे, विजुअल इलस्ट्रेशन, एनिमेशन, ग्राफिक्स, सब अखबार में आया। अखबार ने इस प्रतिस्पर्धा से लड़ाई लड़ी और उसके बाद अखबारों की बाढ़ सी आ गई, तो टेलीविज़न से अखबार को कोई खतरा नहीं हुआ। उसी तरह डिजिटल मीडिया से भी अखबार को कोई खतरा नहीं है। सभी मीडिया एक दूसरे के पूरक। जब रेडियो आया था तब भी अखबार को खतरा हो रहा था, लेकिन हमने देखा है वो दौर, अखबार ने अपनी लड़ाई लड़ी और अखबार का व्यापक विस्तार और व्यापकता के साथ फैलता रहा। बल्कि विशेषज्ञता लिए हुए कई अखबार आ गए, इकोनॉमिक टाइम, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड, वीमेन सिरा, सभी आ गए। थोड़ा वो अब डिजिटल फॉर्म में जरूर जा रहे हैं, लेकिन अखबार मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी मीडिया एक दूसरे के लिए बाधक नहीं है, साधक है, एक दूसरे के पूरक। सबकी अपनी महत्ता है। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस प्रकार से, मतलब उसको हम एक टूल की तरह यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। मानवीय बुद्धिमत्ता कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर है, मानवीय बुद्धिमत्ता ही सर्वोपरि है। तो पत्रकारिता में भी अब जैसे आपके वो आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, एआई जनरेटेड एंकर हैं, तो उसमें वो चीज़ नहीं है। जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर, आई मूवमेंट, आई कांटेक्ट जो एक होना चाहिए, क्योंकि 90% से ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है वो बॉडी लैंग्वेज होता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहाँ है? हम एक टीचर के रूप में भी अगर हम एक एआई जनरेटेड टीचर खड़ा कर दें तो उसमें वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ना हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। हम क्लास में जब बच्चों के साथ आई टू आई कांटेक्ट करते हैं, पोस्चर, जेस्चर, आई मूवमेंट, आई कांटेक्ट, तो हमारा एक, क्योंकि टीचर या जर्नलिस्ट कोई इज नॉट ओनली एन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर बट इज एन एक्टर ऑन द डायस। तो हमें एक डायस पर एक्टिंग की तरह काम करना पड़ता है। एक्टिंग में आपको पता ही है बॉडी लैंग्वेज कितना यूजफुल है। उसी तरह क्लास में भी, और पत्रकारिता खास करके जो डिजिटल पत्रकारिता है उसमें हमारा बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर, आई मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। सो वी शुड यूज एआई एज ए टूल, नॉट एज ए मास्टर। जी सर। सर, सोशल मीडिया पर बढ़ती फेक न्यूज़ और गलत सूचनाओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। जैसे जैसे जनता जागरूक होगी, ये सारी जो समाज मीडिया की जो विकृतियां हैं वो स्वतः समाप्त होती चली जाएगी। कई बार उस पर कोई लोग उसको कंट्रोल करते हैं, पूंजीवादी जकड़न होता है, राजनीतिक जकड़न होता है, उसके कारण भी फेक न्यूज़ आता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे पाठक जागरूक होता जाएगा वैसे वैसे ये सभी पूंजीवादी शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ और फेक न्यूज़ ये सब स्वतः समाप्त होती चली जाएगी। हम ही अंधे की तरह सुनते देखते रह जाते हैं, अंधे और बहरे की तरह। हम उसको बर्दाश्त भी करते हैं, हम गलत चीज़ का विरोध नहीं करना जान रहे हैं। तो वो करने पर मेरा कहना है कि जो ऑडियंस है उसकी जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो शोषण होता रहेगा। जी सर। सर, शोधार्थियों और विद्यार्थियों को मीडिया रिसर्च में किन किन नए क्षेत्रों का ध्यान देना चाहिए? देखिए, मीडिया शोध अभी भी शैशवावस्था में है। हरियाणा में 2001 में शुरू हुआ था मीडिया शोध, जबकि दूसरी जो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, इनका इतिहास अगर आप देखें तो 200 साल से भी अधिक पुराना है। तो मीडिया अभी शैशवावस्था। मीडिया शोध मीडिया अपने संचार कौशल के लिए जाना जाता है, ना कि शोध कौशल के लिए। तो मीडिया में शोध अभी शैशवावस्था से बाल्यकाल में जाने के लिए तरस रहा है। यहाँ बहुत संघर्ष की जरूरत है, लेकिन अब विगत कुछ दशक में इसमें कुछ सुधार हुआ है। जैसे हरियाणा की अगर हम बात करें तो आप देखिए 2001 से 24 साल पुराना है हमारा शोध। 24 साल का उम्र बड़ा नाजुक होता है, भटकने की संभावना होती है, हमारा शोध भटक सकता है।
इसलिए यहाँ पर विशेष ध्यान, क्योंकि शोध की अपनी महत्ता है, हर क्षेत्र में शोध महत्वपूर्ण है, तो मीडिया में शोध को बढ़ाने के लिए हम शिक्षक, शोधार्थी सबको मिलजुल करके एक मतलब इसको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। और मीडिया शोध को बढ़ाने के लिए मीडिया की अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, अच्छे अच्छे यंत्र हैं, अच्छे अच्छे तकनीक है, उससे हमें अवगत होना पड़ेगा। मीडिया को केवल हम मीडिया वेरिएबल से ना तौलें, बल्कि सोशल वेरिएबल, इकोनॉमिक वेरिएबल, पॉलिटिकल वेरिएबल, लीगल वेरिएबल, सबको मिलाकर एक इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी शोध करने से वो ज़्यादा समाज उपयोगी होता है। मीडिया में आज पीएचडी करने के लिए लोग शोध कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। समाज उपयोगी, व्यापार बाजार उपयोगी, उद्योग उपयोगी शोध होना चाहिए। इसके लिए हमें शोध को पढ़ना समझना होगा, उसकी बारीकियों को, उसकी तकनीकों को, उसकी विधियों को, उसकी यंत्रों को, उससे जुड़े सांख्यिकी उपयोग को, सबको समझे बगैर सीधा शोध कर देते हैं लोग, तो उसके परिणाम जो हैं दुष्परिणाम बन जाते हैं। रिलायबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी, क्रेडिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब शोध कई बार हम मीडिया शोध में मिसिंग देखते हैं। तो हमें विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, शिक्षकों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जी सर। सर, ग्रामीण और छोटे कस्बों में न्यू मीडिया का प्रभाव किस प्रकार समाज में बदलाव ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है, जैसे बड़े क्षेत्रों में ला रहा है वैसे वहाँ ला रहा है। धीरे धीरे वहाँ भी इंटरनेट की पेनेट्रेशन रेट बढ़ रही है। हालांकि अभी भी भारत के गांव में जो समाचार पत्र है उसकी प्रसार संख्या, पत्रिका की प्रसार संख्या बढ़ रही है, शहरों में घट रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेट की पहुंच उतनी नहीं है गांव में जितनी कि शहरों में है, इसलिए शहरों में अभी भी वो मीडिया चल रहा है। लेकिन गांव में जिस तरह से शहर में है सोशल मीडिया का प्रभाव, तो गांव में भी। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि सोशल मीडिया में भी बहुत सुधार की ज़रूरत है, ताकि वो फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस के साथ काम करेगा, तभी वो प्रभावी होगा। वरना रक्षा में हत्या हो जाएगी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जी सर। सर, अपने विद्यार्थियों और युवा पत्रकारों को आप करियर और नैतिक जिम्मेदारी के लिए क्या संदेश देखिए, देना आज चाहते हैं? मेहनत नहीं करना चाहते स्टूडेंट्स, पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ने की आदत समाप्त हो रही है, लिखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, 1 घंटे का लेक्चर नहीं सुन सकते, अब तो 2-2 मिनट का रील, 1-1 मिनट का रील सुनने की जो आदत हो रही है, ये सब विद्यार्थियों को इससे निपटना, मतलब इससे बाहर आना पड़ेगा। आप क्लास में कम से कम 45 मिनट लेक्चर अटेंड कीजिए। टीचर को भी थोड़ा इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग लेक्चर, स्टोरी टेलिंग टाइप और फिल्म मेकिंग टाइप लेक्चर बनाना चाहिए, ताकि बच्चों की रुचि बनी रहे। बच्चे भाग रहे हैं, टीचर भी उसी ट्रेडिशनल स्टाइल में चल रहे हैं, तो हमें भी अपने को बदलना होगा और बच्चों को भी। लेकिन मेहनत के बगैर कोई स्मार्ट वर्किंग जो है ना, वो एक अलग चीज़ है। हार्ड वर्किंग को स्मार्ट वर्किंग रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, इट कैनॉट बी रिप्लेस्ड। लेकिन स्मार्ट वर्किंग भी किसी स्टेज पर, एक लेटर स्टेज पर ज़रूरत। हम स्टार्टिंग से स्मार्ट वर्किंग शुरू कर देते हैं, क्लास अटेंड नहीं करेंगे, दूसरे से नोट्स ले लेंगे, कोई फोटो खींच के उनको नोट्स भेज रहा है, इससे नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू इंटरनलाइज द कंसेप्ट एंड देन डू द नीडफुल, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थियरी हो। प्रैक्टिकल पढ़ाना भी बहुत बड़ी कला है। बहुत से पत्रकार भी प्रैक्टिकल कराने लगते हैं, मगर उनमें वो कम्युनिकेशन, वो टीचिंग स्किल नहीं देखा जा रहा है। ठीक है कि उनको फील्ड का नॉलेज है, तो कुछ पत्रकार हैं जो पढ़ाने में भी अच्छे हैं, जो अच्छा प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं। कुछ टीचर हैं जो प्रैक्टिकल और थियरी, तो वहाँ पर एक जर्नलिस्टिक स्किल भी चाहिए और टीचिंग स्किल का भी चाहिए। तो प्रैक्टिकल अल्टीमेटली तो प्रैक्टिकल है, और लास्ट में हमें समाज केंद्रित पत्रकारिता, ठीक है ना, देश केंद्रित, राष्ट्र केंद्रित, राष्ट्र का विकास। तो उसके लिए हमें मेहनत करना है, ईमानदारी से काम हो। हम इधर उधर से चीटिंग कर लेते हैं, चैट जीपीटी से निकाल के आर्टिकल लिख देते हैं, किताब भी लिख देते हैं, तो कहीं ना कहीं बेईमानी तो है ही। अब थोड़ा बहुत हेल्प लीजिए, मैंने शुरू में भी कहा। तो इसलिए विद्यार्थियों को अपनी भाषा का सुधार, अपने ज्ञान का विकास, और अपने आप को धोखा ना दें। हम जब चैट जीपीटी और दूसरे ने फोटो खींच के हमें क्लास का नोट्स भेज दिया और हम किसी तरह परीक्षा पास कर लिए, ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसलिए पत्रकारिता को बड़ा नुकसान हो रहा है। जो बच्चे आज भी जरा मेहनत कर रहे हैं, जरा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको नौकरी बड़ी आसानी से मिल रही है, क्योंकि स्किल है उसके पास, लाइफ स्किल एंड जॉब स्किल, तो दे आर गेटिंग जॉब। ऐसी बात नहीं, बिना कम्युनिकेशन के दुनिया नहीं चल सकती, बिना टेक्नोलॉजी के दुनिया नहीं चल सकती, बिना मैनेजमेंट के दुनिया नहीं चल सकती, कोई भी युग हो, कैसा भी युग।
तो दैट वी हैव टू डेवलप। जी सर। डॉक्टर मनोज दयाल जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारे साथ अपने अनुभव और विचार साझा किए। आपका यह संवाद न केवल ज्ञानवर्धक रहा, बल्कि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद मैडम क्रांति, आपने अच्छे प्रश्न पूछे, मुझे भी आनंद आया। धन्यवाद।